बच्चों, पिछले वीडियोस में अपन ने विकास के बारे में जाना था। विकास जो अध्याय था उसके अंतर्गत अपन ने ये जाना कि क्या अर्थ होता है विकास का, और जो नए नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनके सामने विकास से संबंधित क्या क्या चुनौतियां आई और किस तरह उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया, कौन से उन्होंने विकास के मॉडल अपनाए और क्या क्या फिर उनकी आलोचनाओं का सामना उन्हें करना पड़ा। और इस विकास के दौर में उस विकास की क्या कीमत हमारे समाज ने चुकाई और क्या कीमत पर्यावरण ने चुकाई। अब वक्त हो चला है इस अध्याय के प्रश्नावली की ओर, तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, आप विकास से क्या समझते हैं? क्या विकास की प्रचलित परिभाषा से समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है? सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन जो अपन ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि विकास का क्या अर्थ है। दो अर्थ अपन ने जाने थे संकीर्ण अर्थ में और एक अपन कहें कि विस्तृत अर्थ में, विस्तृत परिभाषा के रूप में। तो क्या अर्थ है विकास का, देख लेते हैं। विकास का अर्थ संकीर्ण अर्थों में है सामाजिक और आर्थिक उन्नति से, जबकि व्यापक अर्थ में है विकास का अर्थ उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा। संकीर्ण अर्थ में जैसा कि अपन ने पढ़ा भी था कि शुरुआत में जो विकासशील राष्ट्र थे उन्होंने संकीर्ण अर्थों में विकास का अर्थ ले लिया था। आर्थिक उन्नति को उन्होंने, तकनीकी प्रगति को उन्होंने, समाज के आधुनिकीकरण को उन्होंने विकास मान लिया था। जबकि विकास का व्यापक अर्थों में अगर अर्थ कर अपन लेते हैं, व्यापक अर्थों में अगर अपन विकास को देखते हैं तो निसंदेह आर्थिक उन्नति, समाज का आधुनिकीकरण तो विकास है ही, साथ में विकास है प्रत्येक व्यक्ति की जीवन के प्रति अभिलाषा, जीवन के प्रति उम्मीद, जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक अच्छा जीवन, वंचित वर्ग से रहित एक राष्ट्र का जीवन, तो वो है विकास। देख लेते हैं अपन। विकास की प्रचलित परिभाषा संकीर्ण अर्थों में है, इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ नहीं होता। जो संकीर्ण अर्थों में विकास की परिभाषा है उससे समाज के सभी वर्गों को लाभ नहीं होगा। ये अपन ने इस अध्याय का अध्ययन करते हुए बहुत अच्छे से जाना था कि किस तरह से जो विकास होता है, प्रगति होती है, तकनीकी होती है, उसका फायदा जो एक मजबूत वर्ग है, ताकतवर वर्ग है, वो उठा ले जाता है और कीमत अदा करनी पड़ती है गरीब और दरिद्र वर्ग को। इस प्रक्रिया में समाज के कुछ हिस्से लाभान्वित होते हैं जबकि वंचित वर्ग और अधिक दरिद्र होता जाता है। अपन ने उदाहरण के द्वारा भी जाना था कि कैसे उनकी पुनर्वास योजनाएं हैं वो असफल हो जाती हैं, उनकी आजीविका छिन जाती है, उनके परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जिस तरह विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है उससे पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों की चर्चा कीजिए। देखते हैं सामाजिक प्रभाव। इससे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन, आजीविका खोने से दरिद्रता में वृद्धि, संस्कृति का विनाश, यहाँ विनाश है, ये विकास नहीं है, संस्कृति का विनाश और परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं। संस्कृति का विनाश क्यों होता है? संस्कृति का विनाश इसलिए होता है कि वो, समझ लीजिए कि एक अपने गांव में, अपने समाज में, अपने समुदाय के बीच रह रहे थे, अब उन्हें वहां से विस्थापित होना पड़ रहा है। मतलब अपना घर, अपनी जमीन, अपना समुदाय छोड़कर कहीं और उनको अपना बसेरा बसाना है। वहां अलग समुदाय होता है, अलग लोग होते हैं, तो इसलिए जो इनके सांस्कृतिक पहचान थी, संस्कृति थी, रीति रिवाज थे, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो इस तरह से संस्कृति का विनाश भी सामाजिक प्रभावों में आता है। पर्यावरणीय प्रभाव देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव से जो निम्न तटीय प्रदेश हैं उनके डूबने का खतरा है। जैसे कि अपन ने बात की थी बांग्लादेश और मालदीव की जो निम्न तटीय प्रदेश हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों होता है इसकी भी अपन ने बात की थी कि जो हानिकारक गैसें हैं उनकी वजह से वायुमंडल में किस तरह का आवरण बन जाता है कि सूर्य की ऊष्मा वायुमंडल के अंदर तो प्रवेश कर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। इससे हर वर्ष जो धरती का औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है और औसत तापमान वृद्धि होने से क्या होगा, जो हमारे ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और उस बर्फ के पिघलने से समुद्र का जो स्तर है, जल का स्तर है, वो बढ़ रहा है और बढ़ते हुए जल स्तर से समुद्र के किनारे जो निम्न तटीय प्रदेश हैं उनके डूबने का खतरा व्याप्त हो गया है।
सुनामी का खतरा, क्योंकि समुद्र के किनारे जो पेड़ थे, जंगल थे, उनको उखाड़ लिया गया। इस वजह से सुनामी है वो एक भयंकर आपदा के रूप में सामने आती है। वायु प्रदूषण हम देख पा रहे हैं, वायु प्रदूषण का स्तर हमेशा अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा, सूची जारी की जाती है कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है, कौन से शहर की जो वायु है वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आंकड़े आपने ज़रूर देखे होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे। तो एक बहुत ही खतरनाक स्तर तक वायु प्रदूषण पहुंच गया है, जिसकी वजह से अजीब अजीब और अनेकों बीमारियों ने जन्म ले लिया है। अमेज़न के बरसाती जंगलों का उजड़ता भूभाग, बहुत बड़ी मात्रा में रोज पैदा होता कचरा, जिसमें प्लास्टिक जैसे ऐसे खतरनाक पदार्थ हैं जिनका कि कभी भी विघटन नहीं होता, और ये लगातार निरंतर अगर वो ज़मीन में जाएंगे तो भूमि प्रदूषण करेंगे, पानी में जाएंगे तो जल प्रदूषण करेंगे, उनको जलाया जाएगा तो उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसें वायु प्रदूषण करेंगी। तो इस तरह का टनों कचरा हर रोज धरती पर पैदा हो रहा है, और जिसकी वजह से हम इस धरती को और अधिक प्रदूषित करते जा रहे हैं। एक तरह से कहें तो मानवीय जीवन के लिए खतरनाक बनती जा रही है। तो ये विकास की वो कीमत है जो पर्यावरण चुका रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है। इस बारे में भी अपन ने अध्याय में विस्तार से चर्चा की थी, देख लेते हैं इसका आंसर। विकास की प्रक्रिया में जिन लोगों को जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता है उनको निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार। जिस अधिकार के दावे की मांग उठ रही है वो सबसे पहला दावा तो यही है कि जिन लोगों का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है, यानी कि सीधे तौर पर जो प्रभावित हो रहे हैं, इससे मतलब कि जिनको विस्थापित किया जा रहा है या फिर जिन लोगों को इस परियोजना से लाभ होता है, उन लोगों को उस निर्णय प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जिन लोगों की आजीविका प्रभावित होती है उन्हें आजीविका प्राप्त करने का अधिकार। कि मान लीजिए कि जहाँ से उनको विस्थापित किया जा रहा है वहाँ पर उनका कोई रोजगार था, कोई अपना वो हाथ का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपनी आजीविका कमा रहे थे, तो उनको भी इस अधिकार की मांग उठ रही है कि उनको वहाँ से विस्थापित किया जाए, तो उनकी आजीविका के पर्याप्त संसाधन या फिर पर्याप्त कहीं की अपन व्यवस्था की जाए, कि उनको इस तरह का कोई कार्यक्रम लागू किया जाए या फिर कोई ऐसी नौकरी दी जाए या फिर कुछ ऐसा उनका रोजगार प्रारंभ किया जाए कि जहाँ वो अपने परंपरागत कौशल का उपयोग करते हुए अच्छा जीवन यापन करते हुए और आराम से अपनी आजीविका कमा सकें, आराम से अपनी आजीविका चला सकें। तो इस अधिकार की मांग उठ रही है। एक मांग उठ रही है नैसर्गिक संसाधनों पर संपूर्ण मानवता के अधिकार का दावा, कि जो नैसर्गिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, जल है, भूमि है, जो कुछ भी हमें प्रकृति ने दिया है उस पर किसका अधिकार है? क्या सरकार का, या फिर वहाँ रहने वाले लोगों का, या फिर संपूर्ण मानवता का? निसंदेह है उन पर संपूर्ण मानवता का अधिकार है। तो वो अधिकार भावी पीढ़ी का भी हो जाता है। तो भावी पीढ़ी के अधिकारों की भी मांग उठने लगी है कि यहाँ आज हम सब कुछ प्रदूषित कर देंगे, सब कुछ ना जीने लायक बना देंगे, तो भावी पीढ़ी के अधिकारों का कहीं ना कहीं क्या हम हनन नहीं कर रहे? क्या भावी पीढ़ी फिर बाद में कहीं की कौन से अधिकारों का उपयोग कर पाएगी? वो नैसर्गिक संसाधन जो हमने काम में लेने लायक ही नहीं छोड़े, क्या करेगी भावी पीढ़ी फिर? तो भावी पीढ़ी के अधिकारों की मांग भी उठ रही है कि हमें इस धरती को इतना गंदा, इतना प्रदूषित बनाने का कोई अधिकार नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों को इसका हर्जाना भुगतना पड़े। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास के बारे में निर्णय सामान्य हित को बढ़ावा देने के लिए किए जाएं, यह सुनिश्चित करने में अन्य प्रकार की सरकार की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था के क्या लाभ हैं? मतलब कि विकास के बारे में जो भी निर्णय किया जाए वो कैसा निर्णय हो? वो निर्णय सामान्य हित को बढ़ाने वाला हो, यानी कि जिससे प्रत्येक का कल्याण हो रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, प्रत्येक नागरिक का कल्याण हो। इस तरह की निर्णय लेने में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ज़्यादा उपयुक्त होती है। कैसे उपयुक्त होती है? देखिए, सीधी सी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अधिकार देती है, स्वतंत्रता देती है, अभिव्यक्ति का अधिकार देती है। यहाँ लोगों के लिए ज़्यादा सहज और आसान होता है अपनी बातों को कहना, या फिर अगर उन्हें कोई बात ठीक नहीं लग रही है अपने हितों के तो उसका विरोध करना, तो ज़्यादा आसान हो जाता है उनकी बातों को, उनकी शिकायतों को समझना, और लोगों के लिए भी आसान है उन्हें बताना। तो इस तरह की प्रक्रिया से विकास की निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो उपयुक्त है।
वहाँ लोगों की बातों का, वहाँ लोगों के विचारों को स्थान दिया जा सकता है निर्णय प्रक्रिया में। देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार सामान्य हितों को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध होती है। हाँ, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोकतांत्रिक सरकार है, उसका तो उद्देश्य ये होता है कि उसको सामान्य हितों को बढ़ावा देना है। लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उन पर आधारित सरकार लोकतांत्रिक सरकार। और लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? लोकतांत्रिक मूल्य पर हित का कल्याण है, पर व्यक्ति सामान्य हित का कल्याण है। हर एक व्यक्ति को एक अच्छा जीवन, एक न्यायपूर्ण जीवन देना लोकतांत्रिक सरकार का मूल्य होता है। तो इस वजह से अपन कहें कि यहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार है वो तो सबसे पहले प्रतिबद्ध है सामान्य हितों को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के विषय में विभिन्न विचारों के द्वंद्व का हल विचार विमर्श और सभी के प्रति अधिकारों के सम्मान से निकाला जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है जिसमें कि आपस में वाद विवाद हो सकता है, विचार विमर्श हो सकता है, विचारों का द्वंद्व हो सकता है, और इन तरीकों से ज़्यादा उपयुक्त है लोकतांत्रिक प्रक्रिया विकास के निर्णय लेने में, लोगों की सहभागिता निभाने में। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य हितों को बढ़ावा देने वाली सरकार अधिक सफल होती है। ये तो बात है ही। वही सरकार ज़्यादा सफल सरकार कही जाती है जिसने कि सामान्य हितों को बढ़ावा दिया, जिसने कि सामान्य हितों के प्रयास किए, जिसने कि जन कल्याण किया। और वही सरकार वापस चुनकर आती है जो कि जन कल्याण की, लोक कल्याण की बातें करती है। विकास के बारे में निर्णय करते समय आम जन की राय व आकांक्षा जानने में लोकतांत्रिक व्यवस्था सहयोगात्मक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे सहयोगात्मक है, इसकी अपन ने अभी अभी बात की थी। जो क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है वही इस बात की स्वतंत्रता देती है कि व्यक्ति के विचार हैं, नागरिकों के विचार हैं, वो चाहे सरकार के विरुद्ध ही क्यों ना हो, वो विरोधी ही क्यों ना हो, लेकिन उनको अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार नागरिकों को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास से होने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार को जवाबदेह बनवाने में लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन कितने सफल रहे हैं? कौन से संघर्ष? लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन। मतलब कि सरकार को जवाबदेह बनाना पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, इसके लिए बहुत सारे आंदोलन होते हैं, हमेशा से होते आई हैं। लोग अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन करते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। एक तो लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन का उदाहरण कि यह आंदोलन कितना सफल रहा। देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर बांध बनने के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाया। इसके बारे में बहुत विस्तार से अपन ने पढ़ा था अध्याय में। अगर नहीं याद है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने किस तरह से कि भाई इतनी सारी वनों की भूमि है वो नष्ट हो रही है, इतने सारे लोगों का विस्थापन हो रहा है, लगभग 10 लाख से अधिक लोगों का विस्थापन हो रहा था। तो इन सारी बातों के प्रति सरकार को जागरूक करवाया, सरकार को सचेत किया। साथ ही वहां से विस्थापितों के लिए उचित पुनर्वास की मांग भी की। उच्चतम न्यायालय ने विस्थापित लोगों की उचित पुनर्वास की स्पष्ट नीति लागू करने के लिए आदेश दे दिए। जब इस आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के तहत ये मांग उठाई गई, विस्थापितों के पुनर्वास की मांग उठाई गई, तब उच्चतम न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिए कि जो विस्थापित लोग हैं उनके पुनर्वास की स्पष्ट नीति लागू की जाए, यानी कि सही तरीके से, सही ढंग से उनको संतुष्टि प्राप्त हो, इस तरह की पुनर्वास नीति लागू होनी चाहिए। उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की बात और कर लेते हैं अपन। उत्तराखंड के चिपको आंदोलन ने न केवल अनेकों पेड़ों की रक्षा करने में सफल रहा, अपितु इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था जहां पर पेड़ काटने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन वहां पर लोगों ने पेड़ों के चिपक कर पेड़ों की रक्षा की थी और बाद में उनको ठेकेदारों को वापस लौटना पड़ा था। उन वनों को, उन पेड़ों को बचाने में कामयाब रहा था उत्तराखंड का चिपको आंदोलन। और उसके बाद में राष्ट्रीय राजनीति के अंदर ये जो पर्यावरण बचाओ है, ये जो वनों को बचाओ है, ये एक सघन मुद्दा बन गया था। तो इस तरह से ये जो आंदोलन है पर्यावरण बचाओ को लेकर, सामाजिक जो कीमत चुका रहा है हमारा समाज विकास की, उसको लेकर ये जो आंदोलन है ये बहुत हद तक सफल हो रहे हैं। नए नए आंदोलन उठ खड़े रहे हैं, लेकिन इसका एक समालोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। एक वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढनी आवश्यक हो जाती है कि विकास की जो अनवरत गति है वो भी ना रुके और पर्यावरण को भी, समाज को भी बहुत ज़्यादा कीमत इसकी ना चुकानी पड़े। तो ये था अपना अध्याय विकास। धन्यवाद।